कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने ब्रदर इन लॉ से शादी करके वापस आ रही होती है और सोच रही होती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसने अपने ब्रदर इन लॉ से शादी कर ली है। तभी बाहर उसके गार्ड्स आते हैं और उसका ब्रदर इन लॉ उसे एक सरप्राइज देता है जिसमें गाड़ी के अंदर कई सारे फूल रखे होते हैं। अब इसके बाद हम इनकी असली कहानी दिखाई जाती है कि आखिर इस लड़की ने अपने ब्रदर इन लॉ से शादी क्यों की। तो शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इस लड़की का नाम जिमी होता है, जो बता रही होती है कि उसकी शादी उसके परिवार के लोगों ने कहीं और फिक्स कर दी थी। लेकिन जब वह अपने फियांसे से मिलने गई तो उसने उसे एक क्लब में कई दूसरी लड़कियों के साथ बैठा हुआ देखा, जहां उसे पता चला कि उसका फियांसे सिर्फ पैसे के लिए उससे शादी कर रहा था, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। वह उसके सामने जाकर उसे मना कर देती है और अपनी शादी को कैंसिल कर देती है। इसके बाद वह वहां से आने लगती है, जिस पर उसका फियांसे उसे चुनौती देता है और कहता है कि तुम्हारी इसमें कोई भी मर्जी नहीं चलेगी, ये सब तुम्हारे पेरेंट्स का किया हुआ है, तो जो वे लोग तय करेंगे वही होगा। इस पर जिमी उसे मना करके वहां से चली जाती है। इसके बाद उसका फियांसे बहुत नाराज हो जाता है। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है। जैसे ही वह वहां से आती है, वह अपने ब्रदर इन लॉ से टकराने वाली होती है, लेकिन उसका ब्रदर इन लॉ उसे पकड़ लेता है और गिरने से बचा लेता है। फिर वह उससे पूछता है कि तुम कहाँ से आ रही हो, जिस पर वह उसे कुछ जवाब नहीं देती और वहां से जाने लगती है। और इसके ब्रदर इन लॉ का नाम जैक होता है। फिर इसी के साथ हमें उसकी फ्लैशबैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहां पता चलता है कि जैक एक बिजनेस मीटिंग पर आया हुआ था और जैसे ही वह अपने बेडरूम में जाता है, वहां उसे एक लड़की मिलती है जिसे देखकर वह बहुत नाराज हो जाता है। वह फिर उसी के साथ एक आदमी को बुलाता है और उसे सजा देने के लिए कहता है, क्योंकि यह सब उसी आदमी का किया कराया होता है। फिर वह अपने असिस्टेंट से बोलकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उसका असिस्टेंट आकर बताता है कि जीमाई का ब्रेकअप हो गया है और यही सही मौका है उसे आपसे शादी करने के लिए कन्विंस करने का। इस पर वह उसके साथ योजना बनाता है और वह जीमाई को साइड से देखता रहता है। अब जो चीज़ हुई वह उसी योजना का एग्जीक्यूशन था। इसके बाद हमें एक और सीन दिखाया जाता है, जहां पर जीमाई की बहन, जिसका नाम जूली होता है, वह कई लड़कों को अपनी बहन के लिए सेलेक्ट कर रही होती है। इसके बाद हम एक सीन देखते हैं जिसमें जेमी अपने घर जाती है, जहां उसके पेरेंट्स उसे भड़काने लगते हैं और उसका फियांसे उसके पेरेंट्स के पास बैठा होता है और उसने उसके पेरेंट्स को उसके खिलाफ भड़काया होता है। इस पर उसके पिता उसे एक जोर का चाटा लगाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें इतना राइट किसने दिया कि तुम अपनी मर्जी से अपनी शादी के बारे में सोचने लगो। इस पर जीमाई उन्हें जवाब देती है और कहती है कि आपको भी मेरी शादी के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जैक का असिस्टेंट आता है और उनके सामने कुछ पैसे रखता है और कहता है कि ये हमारे बॉस ने आपके लिए भेजा है, क्योंकि उन्होंने आपकी बेटी से शादी की है। इस पर जिमी जवाब देती है और कहती है कि मुझे लगता है कि अब आपको इन पैसों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा अब आप लोगों से कोई संबंध नहीं है और आज से मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। और ये बात सुनने के बाद उसका असिस्टेंट कहता है कि जैसा मैम ने कहा है कि उनका आपसे कोई संबंध नहीं है, तो मैं ये पैसे भी वापस लेता हूँ। और वह उनसे पैसे लेकर वहाँ से जिमाई को ले जाने लगता है। जिमाई जैसे ही नीचे जाती है, वह एक रिबन से टकरा जाती है और वह सीधा जैक के पास जाकर गिरती है। इस पर जैक उसे संभाल लेता है और कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही संभाल कर रखूंगा। और वह गुस्से में आकर यह बोलते हुए कहता है, आखिर यहाँ पर यह रिबन किसने लगाया था? लेकिन यह रिबन उसके असिस्टेंट ने लगाया होता है और उसका असिस्टेंट अपनी गलती मानता है। इसके बाद जैक अब जिमी को लेकर वहां से जाने लगता है और इसी के साथ वह उसे प्रपोजल देता है कि वह उससे शादी करके एक बार देख ले। अगर उसे लगता है कि यह शादी उसके लिए काफ़ी समय तक चलेगी तो वह इसमें रह सकती है, वरना मुंह से 1 साल के अंदर डिवोर्स दे सकती है। और वह उसे यह भी कहता है कि यह सब हो इसलिए रहा है ताकि वह उसे उसकी लालची फैमिली से बचा सके और उसकी पत्नी ने जो दहेज की डिमांड की है उसे पूरा कर सके। इस पर जिमी तैयार हो जाती है और अभी जो हमने कहानी की शुरुआत में सीन देखा था, वह उसी प्लान का एग्जीक्यूशन होता है। अब वर्तमान में वह लोग वेडिंग ब्यूरो से वापस आ रहे होते हैं, जहां उनके गले में उनके मैरिज सर्टिफिकेट डाले होते हैं। इस पर जीमाई जैक से पूछती है, क्या ऐसा करना ज़रूरी है? जिस पर जैक बोलता है, क्योंकि अब मुझे इसकी वीडियो बनानी पड़ेगी और इस वीडियो को ग्रैंडफादर के पास भेजना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी सिस्टर के जाने के बाद मेरे आसपास कोई भी लड़की नहीं थी और उन्हें लग रहा था कि मैं दोबारा से शादी नहीं कर पाऊंगा। तो उन्हें यह प्रूफ देना पड़ेगा कि मैंने दोबारा से शादी कर ली है। और ऐसा बोलकर वह जिमी को लेकर वहां से जाने लगता है। तभी वहां पर उसकी सिस्टर जूली
उसी मेल मॉडल को लेकर उसके पास आ जाती है, जिस पर वह जेमी से पूछती है, देखो मैं तुम्हारे लिए किसे लेकर आई हूँ। इस पर जेमी उसे कहती है, अब इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी अब शादी हो चुकी है। और उसका पति जैक उसे कहता है, तुम लोग रिसेप्शन में ज़रूर आना, हम लोग पर्सनल ड्रिंक करेंगे और खूब ज़्यादा एंजॉय करेंगे। इस पर जूली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वहाँ पर वह जेमी को एक ड्रेस देती है और कहती है, ये तुम्हारी वेडिंग नाइट के लिए है। जेमी उस ड्रेस को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद हमें उनके घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जैक उस वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप में अपलोड कर देता है और यहाँ पर उसके ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के वॉइस नोट्स आ रहे होते हैं और वे लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं यह देखकर कि जैक ने आखिरकार शादी कर ली है और वे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं जिमी से मिलने के लिए। जिमी भी यह सब देखकर बहुत खुश हो रही होती है और वह मन ही मन जैक को थैंक यू बोल रही होती है, उसे आखिरी समय में उसकी फैमिली से बचाने के लिए। इसके बाद हमें जिमी की फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहां पर उसका भाई आया होता है और वह अपने पिता से कहता है, यह मैंने क्या सुना कि उन्होंने शादी कर ली है, साथ ही उसने हमारी फैमिली से कनेक्शन भी खत्म कर दिया है। ये अचानक हमारी फैमिली को क्या हो गया। वहां पर उसका भाई भी बैठा होता है और वहां पर एक लड़की और बैठी होती है, जो कि जिमी की स्टेप सिस्टर होती है। इस पर उसके पिता कहते हैं, मुझे भी इन सब चीज़ों का आइडिया नहीं था। मैंने सोचा था कि जिमी की शादी करके जो भी पैसे मुझे मिलेंगे, मैं उनसे अपना डूबा हुआ बिजनेस दोबारा से शुरू करूंगा। और इसी के साथ वह अपने बिजनेस डूबने की कहानी सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि कुछ साल पहले अचानक उनका जो क्लोथिंग ब्रांड था, जिसका नाम जापानीज था, वह अचानक से डूबने लगा। लोग उनके बनाए हुए कपड़ों को कम से कम इस्तेमाल करने लगे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा और उनकी कंपनी बर्बाद होने लगी। तभी वहां पर जीमाई आती है। वह विदेश से डिज़ाइनर का कोर्स करके आई होती है और उसके बनाए हुए डिज़ाइनर कपड़ों की वजह से उनके ब्रांड का नाम बढ़ने लगा और उनका बिजनेस फिर से रिवाइव हो गया। लेकिन अब उसके जाने के बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे लोग क्या करेंगे। तभी यहाँ पर उसके भाई को आइडिया आता है और वह अपने पिता से कहता है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, इन सब चीज़ों में हमारी मदद जैक कर सकता है और अब बस हमारी आखिरी उम्मीद वही है, क्योंकि हमारी उस फैमिली के साथ एक पैक्ट हुआ था। हमारी बड़ी सिस्टर यहाँ से दूर है और अब वह उसे डिवोर्स दे रही है, तो अब जैक को हमारी छोटी सिस्टर से शादी करनी पड़ेगी। और यहाँ पर वे लोग जिमी की स्टेप सिस्टर की तरफ इशारा करते हैं। उसकी स्टेप सिस्टर यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। इस पर उसका भाई बोलता है, मुझे पता चला है कि अभी जैक ने एक होटल में प्राइवेट रूम बुक किया है, हम उसे जाकर वहाँ से पकड़ लेंगे और फिर हम सब मिलकर बात करेंगे और उसे कहेंगे कि जल्द से जल्द वह हमारी सिस्टर से शादी कर ले। फिर वे लोग यह सब करते हैं। वे सब जल्दी से जल्दी होटल की तरफ जाने लगते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है कि जिमी से मिलने उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसके पास आता है और वह उसका हाथ पकड़कर उसे कहता है, मुझे पता है कि तुम ये सब ड्रामा कर रही हो और मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जो कुछ भी मैंने उस दिन क्लब में बोला था वह सब एक झूठ था। ये तुम उसे मजाक समझ सकती हो और मैं तुम्हें अभी भी मौका दे रहा हूँ, तो मेरी लाइफ में अगर वापस आना चाहती हो तो आ सकती हो। वैसे ही तुम्हारे हाथ में रिंग क्या है, इसे उतार कर फेंक दो और जो भी तुमने ढोंग किया है उसे बंद करो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती हो। जिस पर जेमाई उसे कुछ जवाब नहीं देती और कहती है कि मैं तुम्हें एक बार नहीं 1000 बार एक ही बात बोलूं कि मेरी अब शादी हो चुकी है और तुम मुझसे अब दूर रहना सीख लो। और उसे धक्का देकर वहां से चली आती है। लेकिन तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड देखता है कि जमाई एक गाड़ी में बैठ रही होती है और उसे लग रहा होता है कि कहीं जमाई उसे बेवकूफ़ तो नहीं बना रही है। इसके बाद हमें होटल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जमाई की फैमिली पहुंच चुकी होती है। वे लोग यहां पर जैक को फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे ही वे जैक को देखते हैं उसके पीछे जाने लगते हैं। तभी वे जैक के साथ वहां पर जमाई को देख लेते हैं, जिस पर जमाई के पिता बोलते हैं कि मैंने बोला था कि लड़की रात में घूमकर दूसरे लोगों के साथ अफेयर कर रही है और देखो कैसे उसने जैक को अपने जाल में फंसा लिया है। और उसके बाद ये लोग कहते हैं कि चलो उसके बारे में सोचना बंद करते हैं, हमें अब अपनी असली बेटी के बारे में सोचना चाहिए और हमें इसका प्रपोजल जैक तक ले जाना चाहिए ताकि हमारी फैमिली उनसे अच्छा खासा पैसा ले सके। और उसके बाद सीन बदलता है। हम देखते हैं कि इधर जेमाई और जैक साथ में होते हैं, जहां पर जेमाई जैक से सवाल करती है कि क्या वह उसके लिए परफेक्ट चॉइस है, जिस पर जैक जवाब देता है कि उसकी फैमिली ने उसे कंफर्म कर दिया है, इसलिए वह उसे ज़रूर शादी करना चाहता है और उसे ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। जिस पर जेमाई को याद आता है कि आज जैक के ग्रैंड पेरेंट्स वापस आ रहे हैं और उन्हें एयरपोर्ट से पिक करने के लिए जाना होगा।
जिस पर जैक उसे बोलता है कि तुम घर चलकर सारी तैयारियां कर लो, उसके बाद हम दोनों मिलकर ग्रैंड पेरेंट्स को एयरपोर्ट से लेने चलेंगे। और ऐसा बोलकर वे दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और हम देखते हैं कि जमाई की फैमिली यह देख लेती है। फिर वे अपने बंगले पर जाते हैं जहां पर जमाई की फैमिली ने फॉलो करते हुए आ जाती है। जेमी और जैक उस बंगले के अंदर एंटर कर जाते हैं, लेकिन जैसे ही जमाई की फैमिली इस बंगले के अंदर एंटर करने के लिए आती है, वहां का गार्ड उन्हें अंदर नहीं आने देता है। जिस पर जमाई की माँ उस गार्ड को प्रपोजल दिखा देती है और कहती है कि यहाँ पर हम जैक के लिए आए हैं और उसकी फैमिली से मैं ज़रूरी बात करनी है, तो तुम इन सब चीज़ों में इंटरफेयर मत करो। और वह ऐसा बोलकर अपनी फैमिली को लेकर अंदर जाने लगती है। हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर जमाई अपने घर को साफ कर रही होती है। तभी वहां पर उसे एक फ़ोटो मिलती है जो कि उसकी फैमिली फ़ोटो होती है, और उसे देखकर अपनी फैमिली को याद करने लगती है और कहती है कि इन लोगों ने हमेशा मुझे सौतेली की तरह ट्रीट किया, कभी उन्होंने मुझे अपना नहीं माना, और अब मेरा इन लोगों से कुछ भी रिलेशन नहीं है। मैं बस इनसे दूर रहना चाहती हूँ। जैक के चीज़ें देख लेता है, उसके पास आकर उससे पूछता है कि क्या तुम अपनी फैमिली को मिस कर रही हो? जिस पर जेमाई कहती है कि कुछ खास तो नहीं, बस उनकी कुछ बुरी यादें मेरे दिमाग में आ रही थीं। जिस पर जैक उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अचानक से किस करने लगता है। जेमी अपनी आप को उससे छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन जैक उसे नहीं छोड़ रहा होता है। और उसके बाद वह जैक से पूछती है कि तुमने मुझे अचानक से किस क्यों किया? जिस पर जैक बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो और यह करना मेरा राइट बनता है। उसके बाद वह जेमी से कहता है कि तुम जल्दी से चलो, हमें एयरपोर्ट से ग्रैंड पेरेंट्स को भी लाना है। और जिस पर वे दोनों हंसी खुशी वहां से जाने लगते हैं। इधर जेमी की फैमिली बहुत एक्साइटमेंट में जैक के पास आ रही होती है। तभी जेमी की स्टेप सिस्टर उन्हें रोककर कहती है कि मॉम डैड, मैं तो आपकी बायोलॉजिकल बेटी भी नहीं हूँ, आप लोग मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हैं? और अगर इन सब चीज़ों के बाद जेमाई हमें यहाँ देख लिया तो शायद जैक के मन में हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ भर देगा। जिस पर उसके डैड कहते हैं, ये तुमसे किसने बोला? तुम जेमी से तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो, कम से कम तुमने अपने पेरेंट्स की इज्जत बाहर जाकर बर्बाद तो नहीं की। और उसके बाद उसकी माँ उसे कहती है, तुम टेंशन मत लो, जैक तुमसे शादी करने के लिए ज़रूर मानेगा। और ऐसा सोचकर वे सब बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उसका दूसरा भाई आता है और उसे देखकर वे लोग हैरान हो जाते हैं और वे सब उससे पूछते हैं, आखिर तुमने क्या करने आए हो? जिस पर उसका भाई बताता है कि मुझे पता चला है कि जैक के ग्रैंड पेरेंट्स काफ़ी टाइम बाद इस कंट्री में वापस आए हैं, तो मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। जहाँ पर उसकी माँ उसे बताती है कि वे लोग भी यहाँ जैक के ग्रैंड पेरेंट्स से मिलकर उसकी स्टेप सिस्टर की शादी उससे फिक्स कर सके। जिस पर उसका भाई बोलता है, मुझे तो इस चीज़ की संभावना काफ़ी ज़्यादा कम लग रही है। तभी वहाँ पर बहुत सारी कार्स आती हैं, उन्हें देखकर उनके दिमाग खराब हो जाते हैं क्योंकि वह सारी की सारी गाड़ियाँ ब्रांडेड होती हैं। उसके बाद हम गाड़ी के अंदर से गार्ड निकलते हुए देखते हैं और वे सभी गार्ड्स बाहर आकर जिमी और जैक को बुलाने लगते हैं। और जैसे ही जैक की शादी हो चुकी है और वह अपनी वाइफ के साथ है, वे लोग हैरान हो जाते हैं। तब वहाँ पर जेमाई और जैक बाहर आते हैं। वे लोग जैक से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वे यह देखकर हैरान होते हैं कि उन दोनों की शादी हो चुकी है और उनके गले में उनके मैरिज सर्टिफिकेट भी हैं, लेकिन वे उन लोगों से बात नहीं करते। साथ ही जैक अपने गार्ड से बोल देता है कि मैंने तुम्हें समझाया था कि अनवांटेड लोगों को अंदर मत आने देना। और उसके बाद गार्ड्स उन लोगों को जैक से नहीं मिलने देते। फिर हमें इसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहां ये दोनों जैक के ग्रैंड पेरेंट्स के पास पहुंच चुके होते हैं। जैक के ग्रैंड पेरेंट्स जेमाई को देखकर बहुत खुश होते हैं और इसलिए उसे शादी के लिए कई सारे गिफ्ट दे रहे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। जिमी के मन में यही चल रहा होता है कि उनकी शादी तो टेम्पररी है, जब उसका डिवोर्स होगा तब वह इन सब गिफ्ट का क्या करेगी। लेकिन तभी जैक उससे बोलता है कि मुझे लग रहा है कि ये गिफ्ट तुम्हारे लिए कम है, इसीलिए मैं कुछ और ऐड करना चाहता हूँ। और उसके बाद वह अपनी सिस्टर को बोलता है। वह बहुत खुश होती है और तभी थोड़ी देर बाद जिमी के हाथ में बहुत सारे गिफ्ट्स होते हैं। फिर जिमी उन सारे गिफ्ट्स को टेबल पर रखती है। तभी वहाँ पर उनकी मेड आती है जो उन्हें बताती है कि बाहर कुछ लोग उनसे मिलना चाहते हैं और वे कह रहे हैं कि वे यहाँ पर जैक के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। हमारे बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिमाई के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि थोड़ी देर में वे अपनी स्टेप डॉटर का रिश्ता जैक से कराकर अमीर हो जाएंगे। और वे मन में सोच रहे होते हैं कि जैक से शादी करने के बाद उनकी बेटी को बहुत सारे ज्वेल्स और पैसे मिलेंगे गिफ्ट के तौर पर, जिन्हें बेचकर वे अपनी फैमिली को और ज़्यादा रिच कर लेंगे। और वे लोग ऐसा सोच सोच कर बहुत ज़्यादा खुशी हो रहे होते हैं। तभी हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है
जहां पर जैक के ग्रैंड पेरेंट्स जेमियाई से पूछते हैं कि क्या वह अपने पेरेंट्स से मिलाना चाहती है या नहीं, जिस पर जेमियाई साफ साफ मना कर देती है। और जैक के ग्रैंड पेरेंट्स नौकरानी से कह देते हैं कि उन लोगों से मना कर दो कि वे उनसे मिलने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। जैसे ही वह नौकरानी उन्हें बाहर आकर यह बात बताती है, उनकी खुशी एकदम से गायब हो जाती है और उन्हें लग रहा होता है कि यह सब बस एक सपना है। फिर बाद में कुछ नौकरानी से पूछते हैं, क्या तुमने हमारी बात को गलत तरीके से तो नहीं बताया? जिस पर वह नौकरानी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने, वह मेरे ऊपर शक करना बंद करो। जिस पर वे लोग पूछते हैं, ठीक है, मुझे यह बताओ कि अंदर कोई गेस्ट आया हुआ है क्या? जिस पर नौकरानी कहती है कि गेस्ट नहीं, हमारे बॉस की नई शादी हुई है, तो उनकी वाइफ घर के अंदर ही हुई है, सभी लोग उनसे मिल रहे हैं। और ऐसा बोलकर वह वहां से चली जाती है। और वे दोनों यह बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। उनके दिमाग में यहाँ बस जमाई का नाम आ रहा होता है। तभी जमाई के पिता अपनी वाइफ को समझाते हुए कहते हैं, तुम टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वे कहते हैं कि वह सामने स्पोर्ट्स कार खड़ी हुई देख रहे हो ना, वह किसकी है? तो कहते हैं, जमाई की है। तो वह कहते हैं, सही कहा तुमने, कभी जैक को ऐसी कार चलाते हुए देखा है? कभी नहीं। तो इसका मतलब ये है कि वह आज यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड को मिलवाने के लिए लाया है, और शायद इसलिए वह आज हम लोगों से नहीं मिलना चाहते। तो अपना दिल छोटा मत करो, हम अगली बार ज़रूर आएंगे और वे लोग हमसे ज़रूर मिलेंगे, और हम अपनी बेटी की शादी उनसे ज़रूर करवाएंगे। और ऐसा बोलकर वह अपनी वाइफ को वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद का मुख्य सीन दिखाया जाता है, जहाँ जेमाई और जैक एक जगह पर खड़े होते हैं। तभी वहां पर जेमी का भाई आता है और वह उसे सिस्टर इन लॉ कहकर बुलाता है। जिस पर जेमी उससे सवाल करती है, क्या तुम मुझे पहले से जानते हो? इस पर वह थोड़ा डर जाता है और उसे लगता है कि शायद उसने कुछ गलत बोल दिया, लेकिन वह मना करता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद हमें जेमाई के पेरेंट्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जेमाई का भाई और उसकी सिस्टर सभी उसके पेरेंट्स के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही उसके पेरेंट्स आते हैं, उसके सिबलिंग्स उनसे पूछने लगते हैं कि जैक ने उनसे क्या कहा। इस पर पेरेंट्स बताते हैं कि जैक की गर्लफ्रेंड साथ थी, जो उन्हें पसंद नहीं आया। वे कहते हैं कि वे अंदर जाकर मैरिज की बात करना चाहते थे, इसलिए वे लोग कहते हैं, तुम टेंशन मत लो, अगली बार हम ज़रूर जाएंगे और तुम्हारी सिस्टर की शादी की बात उससे ज़रूर करेंगे। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि अब जैक और जमाई अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास से वापस आने लगते हैं, जहाँ पर जैक का भाई उससे कह रहा होता है, मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत सारे कोरियन ड्रामास देखने चाहिए ताकि तुम रोमांटिक बन सको। इस पर वहाँ खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं और उसकी सिस्टर उसकी बेइज्जती करते हुए कहती है, लास्ट टाइम तुम्हें किसी लड़की ने डंप किया था ना? इस पर वह कहता है, आप सबके सामने मेरी ऐसी बेइज्जती ना करें। और वे लोग हंसने लगते हैं। इसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि जैक और जेमाई साथ में होते हैं, जहाँ पर जैक जेमाई की आंखों पर पट्टी बांध रहा होता है। जेमाई को कई डाउट्स आ रहे होते हैं कि आखिर जैक उसके साथ क्या करने जा रहा है, और वह बहुत ज़्यादा डर रही होती है। तभी जैक उसे एक रूम के सामने ले जाता है, और जैसे ही वह उसकी आंखों की पट्टी खोलता है, उसके सामने एक बड़ा सा ब्रांड का नाम होता है, जो कि एक क्लोथिंग ब्रांड होता है। ये सब जेमाई के लिए एक सरप्राइज होता है, क्योंकि जेमाई हमेशा से अपना क्लोथिंग ब्रांड खोलना चाहती थी। ये देखकर जेमाई उससे पूछती है, आखिर तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता था? इस पर जैक उससे कहता है, कल रात जब मैं तुम्हारे पास था, तब तुमने मुझसे यह बात डिस्क्लोज की थी कि तुम अपने फैमिली का क्लोथिंग ब्रांड चला रही थी, और मैं तुमसे आज तक नहीं मिला था, इसलिए मैंने तुम्हें यह सरप्राइज दिया। अब तुम जल्दी से इस बिजनेस को आगे ले जाओ ताकि तुम बहुत ज़्यादा फेमस हो सको। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जेमी अपने क्लोथिंग ब्रांड के लिए एक मॉल देखने जाती है, जिसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है, और जेमी के पास इतने पैसे नहीं होते। पहले वह वहाँ के हेल्पर से पूछती है, क्या कुछ पैसे कम नहीं हो सकते? इस पर हेल्पर बहुत ही रूडली जवाब देती है, इस जगह की कीमत इतनी ही है, अगर आपको अच्छी लगे तो आप खरीद सकते हैं, वरना आप यहाँ से जा सकते हैं। इस पर जमाई न चाहते हुए भी डील को साइन कर देती है। तभी वहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर की एंट्री होती है। उसके आते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। उसकी सिस्टर उसे देखकर बहुत ज़्यादा इंसल्ट करने लगती है और कहती है, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए जो तुम इस जगह को खरीदोगी? यहाँ पर सबको लग रहा होता है कि जेमाई की स्टेप सिस्टर ही जैक की फियांसे है, इसलिए वे सब उसे बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे होते हैं और जेमाई की बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर रहे होते हैं। जेमी की स्टेप सिस्टर कहती है, मैं फैमिली बिजनेस बढ़ाने के लिए कुछ और शॉप्स की ज़रूरत है, इसलिए हम इस शॉप को ख़रीदना चाहते हैं। इस पर जेमी उसे कहती है, मैंने ये शॉप खरीद ली है और अब ये लोग तुम्हें ये शॉप नहीं दे सकते हैं,
और अगर इन्होंने ऐसा किया तो मैं इनके खिलाफ केस कर दूंगी। इस पर दोनों हेल्पर्स जेमाई को गरीब बोलने लगते हैं और कहते हैं, ये शॉप अब आपकी नहीं है, ये शॉप हम इन्हें दे रहे हैं। तभी वहां पर मॉल का ओनर आ जाता है और वह दोनों हेल्पर्स से पूछता है कि आखिर यहाँ क्या मामला है। दोनों हेल्पर्स उसे पूरा मामला बताते हैं, जिस पर मॉल ओनर भी उनकी स्टेप सिस्टर का सपोर्ट करने लगता है और जेमी से कहता है, तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ। तभी एक हेल्पर वहाँ गार्ड को बुला लेती है और जेमी को धक्के मारकर वहाँ से निकालने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जेमी कहती है, अगर इसके पास इतने ही पैसे हैं तो इसे बोलो कि जल्दी से ये दोनों शॉप्स खरीद ले। इस पर उसकी स्टेप सिस्टर अपने दिमाग में सोच रही होती है कि उसके पास बहुत कम पैसे हैं और अगर उसने शॉप नहीं खरीदी तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसलिए वह शॉप ओनर से कहती है, भले ही मैं रिच हूँ लेकिन मेरा दिमाग कम नहीं है। मैं शॉप को खरीदकर अपने पैसे बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ और अगर तुम चाहते हो कि मैं शॉप खरीदूं तो जल्दी से इस लड़की को यहाँ से निकाल दो। तभी वहाँ पर जैक के असिस्टेंट की एंट्री होती है। जैक का असिस्टेंट वहां पहुंचते ही हेल्पर्स से कहता है, यह जो लड़की सामने खड़ी है ये हमारी मैडम है और तुम इनका डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हो। उसके बाद वह जमाई के हाथ में दोनों शॉप्स के डॉक्यूमेंट्स रखता है और कहता है, आज से ये दोनों शॉप्स आपकी हुई। यह देखकर जमाई की स्टेप सिस्टर पूरी तरह हैरान रह जाती है और उसे यकीन नहीं होता कि जैक की मैरिज उससे हो चुकी है। इस पर जैक का असिस्टेंट उन लोगों से कहता है, अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। गार्ड्स उनकी स्टेप सिस्टर को वहां से निकाल देते हैं। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां जेमाई अपने ऑफिस में नए डिजाइन्स पर काम कर रही होती है अपनी टीम के साथ। तभी वहां जैक की सिस्टर आती है और जेमाई से पूछती है, आखिर सब काम कैसा चल रहा है, तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। इस पर जेमाई कहती है, सब कुछ ठीक चल रहा है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। जैक की सिस्टर उसे कुछ फैब्रिक और गारमेंट ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन करने की सलाह देती है ताकि वह अच्छे फैब्रिक्स और गारमेंट्स चुन सके, जिसको सुनकर लोग अपनी टीम में ले लेते हैं। वह देखती है कि जमाई की टीम में सिर्फ 4 लोग होते हैं। फिर दोनों को अपने डिज़ाइनों के सैंपल दिखाने के लिए कहा जाता है और वह जमाई से कहती है कि ये डिज़ाइन कुछ देखे हुए लग रहे हैं, आखिर तुमने ये सैंपल कैसे बनाए। ऐसा लग रहा है कि इन्हें किसी जापानी ब्रांड से कॉपी किया गया है। लेकिन वहाँ मौजूद लोगों को नहीं पता होता कि उस जापानी ब्रांड को कोई और नहीं बल्कि जमाई ही चलाती थी, इसलिए वे लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद जमाई उसे ले जाकर अपनी नई डिज़ाइंस दिखाती है और कहती है कि कुछ दिनों में हम अपने स्टोर का उद्घाटन करेंगे और हमारे साथ जापानी ब्रांड भी कोलैबोरेट करेगा। ये सुनकर उसकी टीम बहुत खुश हो जाती है। फिर अगले सीन में जमाई की स्टेप सिस्टर दिखाई जाती है जो अपने परिवार के साथ बैठी होती है। तभी उसका भाई आता है और उसे कुछ तस्वीरें दिखाता है जिनमें जमाई और उसकी स्टेप सिस्टर साथ दिखाई देते हैं। जमाई की स्टेप सिस्टर अपने माता पिता से कहती है कि वह जमाई से मिली थी और उसने देखा कि जमाई ने एक नए ब्रांड के साथ काम करना शुरू कर दिया है। वह मॉल में कुछ दुकानें खरीदना चाहती थी। ये सुनकर उसके पिता बहुत नाराज हो जाते हैं और कहते हैं, तुम लोग चिंता मत करो, मैं जमाई को बहुत जल्द घर वापस ले आऊँगा और वह हमारे ब्रांड के साथ ही काम करेगी। मैं उसे किसी और ब्रांड के साथ काम करने की इजाज़त नहीं दे सकता। इसके बाद वह अपने बेटों से कहते हैं कि हमें अपने नए डिज़ाइनों को दिखाने के लिए एक एग्जीबिशन रखनी चाहिए। अगले दिन मीडिया और अन्य लोग जापानी ब्रांड की एग्जीबिशन देखने आते हैं, लेकिन सब लोग सिर्फ जमी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। इस पर वे लोग झूठ बोलते हैं कि जिमी बीमार है और वह कुछ दिनों में अपने नए सैंपल्स रिलीज़ करेगी, आप लोग उन्हें देखने ज़रूर आइएगा। लेकिन वहाँ मौजूद ऑडियंस गुस्सा हो जाती है और कहती है कि यह बात आपको हमें पहले बतानी चाहिए थी, वरना हम यहाँ अपना समय बर्बाद करने क्यों आते। तभी लोगों को अपने फ़ोन पर पता चलता है कि जिमी अपने नए ब्रांड को डिस्प्ले करने वाली है और पूरी ऑडियंस उन्हें अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अब वे तीनों एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं और समझ नहीं पा रहे होते कि अब क्या करें। वे लोग जेमाई पर बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि उसकी वजह से उनकी आज बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई। उसका छोटा भाई कहता है कि वह जेमाई को नहीं छोड़ेगा और उसे सबक सिखाकर रहेगा। दूसरी तरफ जेमाई अपनी टीम के साथ खड़ी होती है। तभी उसकी टीम का एक एक सदस्य आकर उसे अपडेट देता है कि बाहर बहुत सारी लग्जरी कारें और मीडिया मौजूद हैं। उसे लगता है कि उनका ब्रांड बहुत जल्दी पूरे देश का सबसे बड़ा ब्रांड बनने वाला है। फिर हम देखते हैं कि भीड़ वहां आ जाती है और एक एक करके मॉडल्स वॉक करते हैं जिन्होंने उनके डिज़ाइंस पहने होते हैं। सभी को ये डिज़ाइंस बहुत पसंद आते हैं। इसके बाद लोग नोटिस करते हैं कि ये डिज़ाइंस बिल्कुल जापानी ब्रांड के डिज़ाइंस जैसे लग रहे हैं। वे पूछते हैं कि आखिर इस ब्रांड का मालिक कौन है।
इस पर जेमाई स्टेज पर जाती है और कहती है, इस ब्रांड की प्रेसिडेंट मैं हूँ और इसकी फाउंडर भी मैं ही हूँ। यह सुनकर लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वह दिखने में बहुत यंग लगती है। वहाँ उसके भाई बहन भी आए होते हैं जो उसकी उपलब्धियों को देखकर चौंक जाते हैं। उसका भाई मन ही मन सोच रहा होता है कि उन्हें पहले ही पता था कि जेमाई उनके परिवार में एक कदम आगे है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि यह डिज़ाइन कॉपी किए गए हैं क्योंकि जापानी ब्रांड में भी ऐसे ही कपड़े हैं। वे लोग जेमाई पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि उसे जापानी ब्रांड से माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन जेमाई चुपचाप सब सुनती रहती है। फिर वह अपनी घड़ी में समय देखकर कहती है, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है आपको एक्सप्लेनेशन देने के लिए, लेकिन जिनका नाम आप ले रहे हैं उन्होंने खुद हमारी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके इन कपड़ों को डिज़ाइन किया है। ये सुनते ही सभी लोग अपने फ़ोन चेक करने लगते हैं और देखते हैं कि जिमी ने अपनी दूसरी आईडी से एक कमेंट किया था। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। इसी दौरान जिमी की स्टेप सिस्टर सबके सामने रोने लगती है और कहती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने हमसे वह इंसान छीन लिया। क्या तुम्हें पता है कि हमारे पेरेंट्स कितने परेशान हैं? तुम्हें घर ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था। तुम्हें हमारा सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन तुमने हमारे ब्रांड को बर्बाद कर दिया। इस पर उसका भाई उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह लगातार जेमाई को बोलती रहती है। अब वहाँ मौजूद मीडिया और लोग जेमाई से एक्सप्लेनेशन मांगने लगते हैं। इस पर जेमाई बहुत ही शांत स्वभाव में कहती है, मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने अपनी फैमिली से सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए हैं। ये सारी चीज़ें मेरे पर्सनल रीज़न से जुड़ी हैं और मैं इन्हें मीडिया के सामने नहीं लाना चाहती। यह सुनकर मीडिया उसके भाई बहनों को दोष देने लगती है और कहती है कि शायद जेमी की सिस्टर ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, इसीलिए जेमाई ने अपने परिवार को छोड़ दिया। इसके बाद सभी लोग जेमाई के पास जाते हैं और वह अपने ब्रांड की ओपनिंग के लिए सभी को धन्यवाद कहती है, लेकिन लोग उससे कई सारी ड्रेसेस मांगने लगते हैं। फिर जेमाई सबको बता देती है कि एक दिन डिनर पार्टी होगी और जिस डिज़ाइनर का वे इंतज़ार कर रहे हैं वह जल्द ही सामने आएगा। यह सुनकर सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। दूसरी तरफ उसके भाई बहनों को यह सब अच्छा नहीं लग रहा होता और वे गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। बाहर उसके भाई को उनके पिता का फ़ोन आता है, जो बहुत गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि उनकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। जिन कस्टमर्स को बल्क में ऑर्डर चाहिए थे, उन्होंने सारे ऑर्डर कैंसिल कर दिए। इस पर उसका छोटा भाई फ़ोन लेकर कहता है, पिताजी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत जल्द कुछ ना कुछ करके सारे कस्टमर्स को वापस ले आऊँगा और इस समस्या का हल भी निकालूंगा। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि जिमी अपने स्टोर में होती है। तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड वहां आता है और कहता है, तुमने वो कर दिखाया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। अब गुस्सा छोड़कर मेरे साथ वापस रिलेशनशिप में आ जाओ। वह जेमाई को हक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन जेमाई कहती है, मैंने पहले भी बताया था कि मेरी शादी हो चुकी है। अब तुम मुझे परेशान करना बंद करो और यहाँ से चले जाओ। तुम्हें पता नहीं कि मैं अपने परिवार का सबसे अमीर आदमी हूँ और मैं तुम्हें और ज़्यादा पैसे दे सकता हूँ। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि दोबारा मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में क्यों नहीं आना चाहती? जेमाई उसे जवाब देती है, तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? ये सुनकर वह पुरानी बातें याद दिलाने लगता है कि जिमी ने उसके लिए कितने ज़्यादा एफर्ट डाले थे, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि जिमी ये सब सिर्फ अपने माता पिता के कहने पर कर रही थी। यह सुनकर उसका एक्स बॉयफ्रेंड अच्छा महसूस नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में जेमी अपनी टीम के साथ मिलकर ड्रिंक कर रही होती है और उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लिया होता है। वह पूरी तरह नशे में होती है और उसे कोई होश नहीं रहता। तभी वह अपनी टीम के सामने कहती है, पूरी कंट्री जिस डिज़ाइनर का इंतज़ार कर रही है वह कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। इस पर उसका भाई बताने लगता है, एक बार स्कूल में जिमी को कोई लड़का परेशान कर रहा था, जिसके बाद जैक ने जाकर उसे बचाया था। तभी से जैक को जिमी के लिए फीलिंग्स आ गई थीं। इसके बाद हमें जिमी को एक स्टडी रूम में दिखाया जाता है, जहां वह जैक के पेरेंट्स की फ़ोटो देख रही होती है। तभी जैक पीछे से आता है और उसे परेशान करने लगता है, ये कहते हुए, कल रात तुमने आखिर किया क्या था? जेमी यह सुनकर शर्मा जाती है। फिर जैक की बहन सभी को डिनर के लिए बुलाती है और वह नीचे चली जाती है। अगले सीन में जेमी अपने बेडरूम में होती है और सोने जा रही होती है। तभी वह जैक का मेजरमेंट लेने लगती है ताकि वह उसके लिए भी कुछ कपड़े डिज़ाइन कर सके, लेकिन जैक जाग जाता है और जेमाई का प्लान फेल हो जाता है। फिर वह उसे परेशान करने लगता है, जिससे जेमाई शर्मा जाती है। इसके बाद जेमाई उसे शो पर जाने के लिए भेज देती है। वह जैक से कहती है,
मुझे पता है कि आप एक नॉर्मल इंसान हैं, लेकिन मैं अभी आपको एक नॉर्मल हस्बैंड की तरह ट्रीट नहीं कर पा रही हूँ। इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। जैक जवाब देता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपना टाइम लो। इसके बाद सीन चेंज होता है। हमें जिमाई को अपने प्रोजेक्ट पर काम करते हुए दिखाया जाता है। तभी उसका भाई एक अनजान नंबर से उसे कॉल करता है, लेकिन जिमाई उसकी आवाज़ सुनकर फ़ोन काट देती है। इससे उसके परिवार के सदस्य नाराज़ हो जाते हैं। इसके बाद हमें जमियाई के पिता को दिखाया जाता है, जिन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की होती है। वहाँ मीडिया उनसे अजीब सवाल करने लगती है। वे पूछते हैं, हमें पता चला है कि आपकी बायोलॉजिकल बेटी ने आपका घर छोड़ दिया क्योंकि आप लोग उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। यह सुनकर जमी के पिता को बहुत गुस्सा आता है कि उनकी बेटी ने ये बातें मीडिया में डिस्क्लोज कर दी हैं। वह मीडिया से कहते हैं, यह हमारे परिवार का पर्सनल मामला है, हम इस पर बात नहीं करना चाहते। इसके बाद सीन बदलता है और डिज़ाइनिंग कंपटीशन शुरू हो जाता है। एक एक कर डिज़ाइनर्स अपनी डिज़ाइंस दिखाते हैं और जजेस उन्हें स्कोर देते हैं। इसके बाद जेमाई की स्टेप सिस्टर की बारी आती है। वह अपने डिज़ाइंस को डिस्प्ले करती है और अब तक उसके बनाए डिज़ाइन को सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले होते हैं। सभी को लगता है कि वही जीतने वाली है। अब बारी आती है जेमाई की। वह अपनी डिज़ाइन लेने के लिए स्टोर में जाती है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि उसकी स्टेप सिस्टर ने उसकी डिज़ाइन को ख़राब कर दिया है। उसने कपड़ों को काट दिया है, लेकिन उसे नहीं पता कि इन सारी हरकतों की रिकॉर्डिंग कैमरा में हो चुकी है और जेमी को इसका नोटिफिकेशन मिल चुका है। जेमी अपने फ़ोन को चेक करती है और उसे पता चलता है कि उसकी स्टेप सिस्टर ने उसकी डिज़ाइन को ख़राब कर दिया है। इसके बाद वह अपने कटे हुए डिज़ाइन के साथ सबके सामने आती है। सभी लोग उसकी डिज़ाइन को ख़राब बता रहे होते हैं। इस पर जेमाई जजेस से कुछ घंटे का समय मांगती है ताकि वह अपनी डिज़ाइन को सबके सामने ठीक कर सके, जिस पर सबसे पहले उसकी फैमिली इस चीज़ को अपोज करती है और बाकी ऑडियंस भी। लेकिन तभी वहाँ एंट्री होती है जैक की। जैक जेमाई का साथ देने के लिए स्टेज पर आता है और सभी को कन्विंस करता है। फिर जजेस भी जेमाई को टाइम दे देते हैं कि वह अपने डिज़ाइन को फिक्स कर सके, जिस पर वहाँ जैक की सिस्टर उसके इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आती है और जेमाई सबसे कहती है कि एक डिज़ाइनर का काम बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है, मैं इन सब चीज़ों को सबके सामने डिस्प्ले नहीं करना चाहती हूँ। इसलिए फिर उसे वहाँ स्टेज पर प्राइवेसी दे दी जाती है। सभी लोग बाहर रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे होते हैं और किसी को उम्मीद नहीं होती कि जेमी इस कंपटीशन को जीत पाएगी। यहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर अपनी माँ से पूछ रही होती है कि आखिर क्या होने वाला है, जिस पर उसकी माँ कहती है, बेटा तुम टेंशन मत लो, जेमाई कितने भी एफर्ट्स डाल ले पर वह तुम्हारे जितने अच्छे डिज़ाइंस नहीं बना सकती है। और इसी के साथ अब बारी आती है उसके डिज़ाइन को सबके सामने डिस्प्ले करने की। प्राइवेसी बोर्ड वहाँ से हटाया जाता है और उसके डिज़ाइन के ऊपर अभी भी कपड़ा डला होता है। होस्ट जाकर उस डिज़ाइन को सबके सामने डिस्प्ले करती है और जैसे ही वह डिज़ाइन सबके सामने आती है, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं उसे देखकर, क्योंकि वह डिज़ाइन दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। अब बारी आती है जजेस के रिजल्ट की। जजेस जमायाई के डिज़ाइन को फुल मार्क्स देते हैं और इसी तरह जमायाई इस कंपटीशन की विनर बन जाती है। उसके बाद रिजल्ट अनाउंस होता है। जैसा कि पहले ही साफ था, जमायाई को सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, इसलिए वह कंपटीशन की विनर होती है। फिर उसे स्टेज पर बुलाया जाता है अपना प्राइज़ लेने के लिए। जमाई स्टेज पर जाती है और प्राइज़ देने के लिए जैक आता है। जैक को देखकर सभी लड़कियां हैरान होती हैं और वे उसकी हैंडसम लुक्स की तारीफ कर रही होती हैं। उसके बाद जैक जेमई को प्राइज़ देता है और उसे हग करता है। यहाँ पर जेमई के पिता को लग रहा होता है कि अब जेमी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है, क्योंकि उसके बड़े बड़े लोगों के साथ कनेक्शंस बन चुके हैं, तो अब वे उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। इसके बाद बारी आती है उस चीज़ की जिसका सभी को इंतज़ार होता है, और वह चीज़ होती है देश के सबसे बड़े डिज़ाइनर को देखने की। जैसे ही टाइम आउट होता है, सारी लाइट्स जेमाई के ऊपर फोकस कर दी जाती हैं। दोनों स्टेज पर जाते हैं। सभी लोग हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं कि इसीलिए जेमाई ने उस ड्रेस को कुछ ही देर में फिक्स कर दिया था। इसके बाद सभी लोग जेमाई से सवाल करते हैं कि आखिर आप ही वह डिज़ाइनर हो, तो आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट क्यों नहीं किया? जिस पर जेमाई बताती है कि मेरी फैमिली को भी नहीं पता था कि इनके ब्रांड के पीछे मेरे डिज़ाइंस होते थे। मैंने काफ़ी समय पहले अपने भाई के लिए डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था ताकि मैं उसका बर्डन कम कर सकूं, लेकिन इनको मेरी स्किल्स की कुछ भी कदर नहीं थी और इसी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गईं। इसलिए मैंने अब अपनी फैमिली के साथ कनेक्शन ख़त्म कर दिया है।
उधर उसके भाई को अटैक पड़ रहा होता है क्योंकि जिसे लोग इतने समय से ढूंढ रहे थे वह कोई और नहीं बल्कि उनकी बहन ही होती है। उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा हर्ट और हैरान होती है। फिर हम देखते हैं कि जेमी स्पीच देने के बाद वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जेमाई की स्टेप सिस्टर की माँ उसके पास आती है, उसे हग करती है और कहती है, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उधर जेमाई के पिता को यकीन नहीं हो रहा होता है कि जेमाई ने सच में जैक से शादी कर ली है और उसने अपने रिलेशंस काफ़ी बड़े लोगों से बना लिए हैं। वे लोग बहुत हैरान होते हैं क्योंकि जेमी की उम्र ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन उसकी हरकतें पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच रही होती हैं। अब उन्हें पता चल जाता है कि उनका ब्रांड बर्बाद हो चुका है। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि जेमी अपनी फ्रेंड के साथ खड़ी होती है और उससे बातें कर रही होती है। उसकी फ्रेंड उसकी अचीवमेंट से बहुत खुश होती है। तभी वहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड फिर से आता है। वह फिर से जेमाई को परेशान करने लगता है और कहता है, मुझे पता चला कि तुम इस देश की सबसे बड़ी डिज़ाइनर थी और तुम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही थी। वह फिर से उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है और कहता है, चलो अब गुस्सा छोड़ दो और मेरे साथ दोबारा रिलेशनशिप में आ जाओ। जिस पर जिमाई हंसती है। वह पूछता है, तुम हंस क्यों रही हो? जिमाई कहती है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मेरी शादी हो चुकी है। वह जिमाई के हाथ में डायमंड रिंग देखकर समझ जाता है कि वह मजाक नहीं कर रही, उसकी शादी सच में हो चुकी है। वह जिमाई से कहता है, क्या तुम यह बात फिर से कहोगी? जिमाई उसके चेहरे की ओर देखकर दोबारा कहती है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मेरी शादी हो चुकी है। यह सुनकर वह गुस्से में रोता हुआ वहां से चला जाता है। जैसे ही वह स्टोर से बाहर निकलता है, उसे जेमाई का छोटा भाई सामने खड़ा मिलता है, जो उससे पूछता है, आखिर क्या हुआ? उस पर वह बताता है, जेमाई ने सच में शादी कर ली है, वह हमसे मजाक नहीं कर रही। यह सुनकर जेमाई का भाई हैरान हो जाता है और पूछता है, आखिर उसने किससे शादी की है? क्या उसने तुम्हें उसका नाम बताया? जेमाई का एक्स बॉयफ्रेंड जवाब देता है, हमारी इतनी ज़्यादा बात नहीं हुई। फिर वह गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। अब हम देखते हैं कि जेमी का छोटा भाई ये सारी बातें अपनी फैमिली को बता रहा होता है। वहाँ उसके पिता कह रहे होते हैं, अब हमें कुछ ना कुछ करके जेमी को अपनी फैमिली में वापस लाना होगा, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। इस पर उसका बड़ा भाई गुस्से में कहता है, आप लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है। आपने हमेशा जमाई को बुरी तरह ट्रीट किया और अब जब आपको पता चल गया कि वह इतनी टैलेंटेड है तो आप लोग उसे वापस लाना चाहते हैं। जमाई के पिता छोटे बेटे से कहते हैं, तुम जाकर जमाई से बात करो। लेकिन छोटे भाई की हिम्मत नहीं हो रही होती कि वह जमाई के पास जाकर इन सब चीज़ों के लिए बात करे। इस पर उसके पिता गुस्से में कहते हैं, अब तुम सब क्या चाहते हो कि मैं खुद जाकर जमाई से बात करूं? लेकिन तुम्हें पता है कि वह लड़की मेरी बात मानने वाली नहीं है। बड़ा भाई कहता है, अगर हम सब मिलकर एफर्ट डालेंगे तो शायद वह हमारी बात समझे। ये सब देखकर जमाई की स्टेप सिस्टर को बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है। अब हम जैक के पास देखते हैं, जहाँ जमाई उसके लिए खाना लेकर आई होती है, लेकिन गलती से वह जैक के हाथ पर गर्म पानी गिरा देती है, जिससे उसका हाथ जल जाता है। जेमाई बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। इस पर जैक उसे शांत रहने के लिए कहता है। फिर जेमाई जल्दी से उसकी चोट पर ऑइंटमेंट लगाती है और उसे आराम करने के लिए कहती है। हम देखते हैं कि जेमाई अपने कमरे में जा रही होती है। वहाँ जैक शॉवर ले रहा होता है। यह देखकर जेमाई शर्मा जाती है। जैक कहता है, मेरे हाथ की चोट अभी ठीक नहीं हुई है, क्या तुम मेरे कपड़े निकालने में मेरी मदद कर सकती हो? जमाई शर्माते हुए उसकी मदद करने लगती है, लेकिन वह बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है और जल्दी से अपने बेड पर चली जाती है। वहाँ बैठकर वह ब्लश कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में जेमी अपने ऑफिस में होती है और कल रात की बातों को सोच रही होती है। तभी वहाँ उसकी फ्रेंड आती है और पूछती है, फिर क्या हुआ? तुम इतनी ब्लश क्यों कर रही हो? जेमी कुछ जवाब नहीं देती। अब वह यह पता लगाने की कोशिश कर रही होती है कि कहीं जैक की पहले कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं थी। अगर थी तो उसे उससे मिलना चाहिए। लेकिन तभी जैक की बहन यह बात सुन लेती है और वहां से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि एक आदमी जेमाई के पास आता है, जो जैक के बारे में सब कुछ जानता होता है। वह जेमाई को बताता है, कुछ साल पहले एक लड़की थी जो जैक से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन जैक ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया और इसलिए उसने कॉम्पिटिशन्स में आना छोड़ दिया। यह सुनकर जमाई सोच में पड़ जाती है और कहती है, मैं उस इंसान से मिलना चाहती हूँ। अब वह इन सारी चीज़ों के बीच अपने और जैक के रिलेशन के बारे में भी सोचने लगती है कि शायद हमारे बीच सब कुछ नॉर्मल इसलिए नहीं हो पा रहा है। हम देखते हैं कि जैक अपने ऑफिस में होता है। तभी उसके पास उसकी बहन का कॉल आता है। जैक की बहन बताती है,
मुझे लग रहा है कि सिस्टर इन लॉ का अफेयर किसी और से चल रहा है और शायद वह बहुत जल्दी आपको छोड़ दे। जैक की बहन को इस बारे में गलत फहमी हो जाती है, लेकिन यह सुनकर जैक बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। उसे लग रहा होता है कि जिमी ऐसा नहीं कर सकती। दूसरी तरफ हम जिमी को उसी कंपनी के एक आदमी के साथ देखते हैं। वे दोनों साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। तभी जैक वहां आ जाता है। जैक का असिस्टेंट बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि अचानक से जैक यहाँ क्यों आया। उसने इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग क्यों कैंसिल कर दी। जेमी भी जैक को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और उससे जाकर पूछने की कोशिश करती है। जैक गुस्से में उस आदमी को घूर कर देख रहा होता है। उस आदमी को ऐसा लग रहा होता है कि उसने शायद कोई गलती कर दी है। वह मन में सोचता है, मैं तो उनके कंपटीशन में भी नहीं आता, फिर ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। जेमाई जैक को वहां से ले जाती है और बाद में उसकी चोट पर दवाई लगाने लगती है। जैक जेमाई को हक कर लेता है और वहीं बैठ जाता है। जेमाई को लगता है कि शायद जैक का दिन खराब गया है, इसलिए वह आज उसके पास आया है। सीन बदलता है। जेमाई अपनी फ्रेंड के पास बैठकर काम के बारे में डिस्कस कर रही होती है। तभी वहां पर उसके फैमिली के मेंबर्स आ जाते हैं। उसकी फ्रेंड उन्हें देखकर वहां से उठकर चली जाती है। जेमाई की फैमिली उसके लिए खाना बनाकर लाई होती है और वे सभी उससे माफ़ी मांग रहे होते हैं। वे उसे अपने हाथ से बनाया हुआ खाना टेस्ट करने के लिए कहते हैं, लेकिन असल में वे उसे ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वह उनके साथ घर वापस चली जाए। तुम्हें हमारी याद नहीं आती? वे एक एक करके जेमाई से कहने लगते हैं। उसकी माँ उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है और कहती है, तुम्हें कभी माँ की याद नहीं आई? तुम हमसे इतना ज़्यादा दूर रही हो। जेमाई उनकी बात सुनकर उन्हें करारा जवाब देती है, जिस दिन मैंने अपनी फैमिली को छोड़ा था उसी दिन मैंने ये चीज़ महसूस कर ली थी कि इस दुनिया में अब मेरा कोई भी माँ बाप नहीं है। तो अब आप लोग यहाँ से अपना बनाया हुआ खाना ले जाएं, क्योंकि इन सब चीज़ों की मेरे लिए कोई ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं है और अब आप लोग मुझसे दूर रहना सीख लें। उसके पिता गुस्से में कहते हैं, मुझे लगता है कि जेमी को अपनी माँ से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। जेमी जवाब देती है, तो आप मुझे बताइए कि मैं कैसे बात करूं? क्या मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग सिर्फ इसलिए यहाँ आए हैं क्योंकि आपने देख लिया कि मैं अपने करियर में अच्छा कर रही हूँ और आपका बिजनेस गिरता जा रहा है? उसके पिता कहते हैं, ठीक है, तो अगर तुम्हें सच्चाई पता ही है तो मैं तुमसे एक डील करता हूँ। अगर तुम हमारी फैमिली में वापस आ जाओ तो मैं तुम्हें अपने बिजनेस का 15% शेयर दे दूंगा। यह सुनकर जेमी की स्टेप सिस्टर हैरान रह जाती है। वह मन में सोचने लगती है, आखिर इस बूढ़े आदमी को क्या हो गया है? ये अचानक से इतनी अजीब बातें क्यों करने लगा है? जेमी कहती है, मुझे आपके बिजनेस में कोई शेयर नहीं चाहिए। मुझे बस इतना चाहिए कि जो आपकी लाडली बेटी है उसके फियंसे की शादी मुझसे करा दी जाए। यह सुनकर उसकी माँ और स्टेप सिस्टर दोनों हैरान रह जाती हैं। जेमी के पिता कोई रिएक्शन नहीं देते और जेमी को उसके सवालों का जवाब नहीं मिलता। इसके बाद वह उन सबको वहां से जाने के लिए कहती है। फिर सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर अपनी फैमिली को धक्के मारकर बाहर निकलवा देती है। दूसरी तरफ जेमाई की फैमिली घर वापस आती है। तभी एक नौकरानी उसके पिता के पास आती है और बताती है, आपकी कंपनी में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था वे सारे शेयर होल्डर्स आज अपने शेयर वापस मांगने आए थे। जेमाई के पिता कहते हैं, ठीक है, मैं उनसे बाद में डील करता हूँ। इसके बाद उसकी फैमिली इस बारे में डिस्कशन करने लगती है। जेमाई के पिता उसकी माँ से कहते हैं, मुझे लगता है कि जो चीज़ जेमाई मांग रही है हमें वह चीज़ उसे दे देनी चाहिए। फिर वह अपनी स्टेप डॉटर की ओर देखते हैं और कहते हैं, बेटा, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है। तुम किसी भी इंसान से शादी कर सकती हो, लेकिन अभी हमारे परिवार को तुम्हारे त्याग, सैक्रिफाइस की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा फैमिली बिजनेस खत्म हो जाएगा। वे उसे समझाने की कोशिश करने लगते हैं। जिमी की स्टेप सिस्टर ड्रामा करते हुए दिखाने लगती है कि वह इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही है, लेकिन मन में वह सिर्फ 15% शेयर के बारे में सोच रही होती है। सीन बदलता है। अब हम देखते हैं कि जिमी की स्टेप सिस्टर, उसकी माँ और उसके पिता एक कार में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। तब अचानक से सामने से गाड़ी आकर उनका एक्सीडेंट कर देती है और अगला सीन अस्पताल में शिफ्ट होता है, जहां जेमी की मदर और पिता बहुत ज़्यादा घायल हो जाते हैं। और यहाँ पर जेमी की सिस्टर इस तरह से ड्रामा कर रही होती है कि किम्नो उसको कितनी ज़्यादा फिक्र हो और उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा होता है कि ये हादसा हो गया और वो लोग बस दिमाग में ये सोच रहे होते हैं कि उनका ये एक्सीडेंट किसने करवाया है। नींद में होने का ड्रामा करती है और वह बड़बड़ाने लगती है, पर यहाँ पर वह सिर्फ हमारे लोगों का नाम ले रहे
होते और कह रहे होते कि सिस्टर, तुमने हमारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट क्यों करवाया, ये तो तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स ही करवा सकते हैं। जिस पर उसकी माँ उसके पास आती है, उसे उठाती है और उससे पूछती है कि बेटा, मुझे बताओ, तुमने उस वक्त क्या देखा था। जिस पर वह जेमी का नाम दे देती है और कहती है कि मुझे लग रहा है कि हमारी सिस्टर ने ही आपका एक्सीडेंट करवाया है, क्योंकि वह मुझसे बहुत ज़्यादा जलती है। तभी वहां पर उसके दोनों भाई आ जाते हैं। उसकी मम्मी उन्हें दोनों को यह बताती हैं, जिस पर उसके बड़े भाई को इस चीज़ पर यकीन नहीं होता है और वह उन्हें समझाने लगता है कि जेमी ऐसा नहीं कर सकती है। लेकिन उसकी फैमिली अपनी स्टेप सिस्टर के बहकावे में इतनी आ जाती है कि वे लोग उसकी बात पर यकीन करने लगते हैं। और यहाँ पर उसका पिता उसे कहते हैं कि जल्दी से जाकर इस मामले के बारे में पता लगाओ और मुझे बताओ कि इन सब चीज़ों के पीछे कौन था। जिस पर जेमी का बड़ा भाई अपने छोटे भाई से पूछने लगता है कि तुम्हें लगता है कि सच में जेमी ऐसा कर सकती है। जिस पर वह जवाब देता है कि भाई, मैं भी आपकी तरह सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि अपनी स्टेप सिस्टर हमसे झूठ क्यों बोलेगी। उसके बाद सीन बदलता है। हम लोगों को देखते हैं जो जैक के पास होते हैं और उसे कुछ करने की ट्राई कर रहे होते हैं और उसके साथ रोमांस कर रही होती है। बार बार उसके रोमांस के बीच में उसका फ़ोन बज रहा था, जिस पर जैक बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और वह वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ जेमी को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया है और उनका शक जेमी के ऊपर है। अगले सीन में हम जेमी को अपने ऑफिस में देखते हैं, जहाँ वह अपनी दोस्त के साथ मिलकर नए प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रही होती है। तभी वहां पर जैक आता है और जेमी अपनी दोस्त को वहां से भेज देती है। उसके बाद सीन बदलता है। हम फिर से जेमी को उसी बंदे के साथ देखते हैं, जिससे जैक को बहुत ज़्यादा जलन होती है और वह बंदा जेमी से कुछ बात कर रहा होता है। तब तक वहां पर फिर से जैक आ जाता है। वह बंदा डरकर कहीं से भाग जाता है, जिस पर जैक जेमी को देखकर रोमांटिक होने लगता है और उसके बाद सीन बदलता है। फिर अस्पताल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जेमी के पिता ने उसके ऊपर कुछ लोगों को जांच करने के लिए छोड़ा होता है और वह लोग कैसे बताते हैं कि दोनों उस दिन घर पर नहीं थे, वे किसी पार्टी में गए हुए थे। और इधर उसके पिता के शेयर होल्डर्स भी उससे शेयर मांगने आ जाते हैं, जहां पर उसके पिता इन्हें सब शेयर होल्डर्स से कहते हैं कि आप लोग टेंशन मत लो, बहुत जल्दी मेरी बेटी की शादी एक रिच फैमिली में होने वाली है। अब हमारे बिजनेस के साथ इन्वेस्ट करेंगे और उसके इन्वेस्टमेंट के साथ हम आपके सारे पैसों को वापस कर देंगे। जिस पर वे शेयर होल्डर्स बहक जाते हैं और उसके पिता से कहते हैं कि जब आप अपनी बेटी की शादी करें, उसे करने के बाद आप हमें न भूलें, हमें भी उसमें इनवाइट करो। वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर जेमी की एंट्री होती है। जेमी अपने साथ कई सारे गार्ड्स को लेकर आती है और उसके पिता उसे देखते ही उस पर भड़कने लगते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। उसकी मम्मी भी उसे बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा सुनाने लगती है और कहती है कि हमें पता चल गया है कि हमें मरवाने के पीछे तुम थी। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मेरी बायोलॉजिकल बेटी थी ना। इधर उसके दोनों भाई उसे कह रहे होते हैं कि सिस्टर, तो मैं क्यों? तुम्हें पेरेंट्स का एक्सीडेंट के बारे में पता चला, लेकिन मैं और मेरे छोटे भाई सब कुछ आसानी से हैंडल कर रहे हैं, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। और इधर उसके पिता बोल रहे होते हैं कि तुम पैसों के चक्कर में इतनी ज्यादा अंधी हो चुकी होगी कि तुम अपने खून के रिश्ते को भी भूल चुकी हो। तभी वहां पर जेमी सबके सामने उसे ड्राइवर को लेकर आती है और वह ड्राइवर को देखते ही उसके पिता का गुस्सा आसमान पर चढ़ जाता है। वह ड्राइवर के पास जाकर उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसे कहते हैं, मुझे बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया और किसके कहने पर किया। जिस पर वह ड्राइवर जेमी की स्टेप सिस्टर की तरफ पॉइंट आउट कर देता है और जिस पर जेमी की स्टेप सिस्टर इनोसेंस होने का ड्रामा करने लगती है और वह यहाँ पर बहुत ही धीमी आवाज़ में कहती है, सिस्टर, तुम्हें किसको लेकर आई हो मुझे फंसाने के लिए? मैं ऐसा क्यों करूंगी? जिस पर जेमी की मम्मी उससे कहती है, मुझे पता है कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती और मैं तुमसे ट्रस्ट करती हूँ। उसके बाद वे लोग उनके पास आकर कहते हैं, तुम अपने गुनाहों को छुपाने के लिए किसी और को क्यों ब्लेम कर रही हो। यहाँ पर वे सारे शेयर होल्डर्स खड़े होते हैं। वे सब तमाशा देख रहे होते हैं और जेमी उनके किसी बात का जवाब नहीं देती। फिर उसके बाद वह ड्राइवर से कहती है कि इन्हें प्रूफ दिखाओ। और इधर हम देखते हैं कि स्टेप सिस्टर ने भी उसे ड्राइवर से प्रूफ मांग लिया होता है, यह बोलकर कि अगर मैंने तुमसे ये सारी चीजें करने के लिए कहा है, तो तुम्हारे पास इन्हें सब चीजों का रिकॉर्ड तो होगा। जिस पर वह ड्राइवर अपने पॉकेट से जेमी की स्टेप सिस्टर की कुछ चीजें निकाल कर दिखाता है, जो उसे जेमी के पेरेंट्स ने दी होती हैं, और उसका भाई उन सारी चीजों को पकड़कर समझ जाता है। और यहाँ पर जेमी की मम्मी उसके पास जाती है और उससे कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर जेमी की स्टेप सिस्टर उसे मामले को हैंडल करते हुए कहती है, सारा सामान मुझसे कई टाइम पहले खो गया था, मुझे नहीं पता था कि ये सब चीज़ें जेमी के पास हैं, और अब इसके बाद भी बोलोगे, यकीन नहीं कर रहे हो।
यहाँ पर जेमी का बड़ा भाई उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि अब तो सारे सबूत आपके सामने हैं, अब तो आप समझ जाइए कि यहाँ कोई तो है जो हमारी फैमिली में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अब बोलो। फिर से जेमी के ऊपर ब्लेम डालने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने सिर्फ सफाई देने के लिए यह किया है, लेकिन हम तुम्हें पुलिस तक ले जाएंगे। तभी वह जेमी फर ड्राइवर की तरफ देखती है और वह ड्राइवर अपनी पॉकेट से एक रिकॉर्डिंग निकालता है और वह सबसे कहता है कि मैंने ये रिकॉर्डिंग इसलिए की थी क्योंकि ये मैम मुझे देखने में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लग रही थी। इन्होंने मुझे वार्निंग दी थी कि अगर इन्हें सब चीज़ों के बारे में किसी को पता चला तो ये मुझे मार डालेंगी। और उसके बाद दूसरी रिकॉर्डिंग ऑन करता है और उस रिकॉर्डिंग में जैमी की स्टेप की आवाज़ होती है और वहाँ खड़े शेयर होल्डर्स से आवाज़ को पहचान जाते हैं। वहाँ खड़े सभी लोग उस आवाज़ को पहचान जाते हैं, जिस पर जैमी की माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह जैमी की स्टेप सिस्टर के पास जाती है, उसे ज़ोर का थप्पड़ लगाती हैं और कहती हैं, तुमने ऐसा क्यों किया, और मैंने तो तुम्हें अपनी बायोलॉजिकल बेटी जैसा ट्रीट किया था। इधर जैमी के पिता भी उसके ऊपर भड़क रहे होते हैं, जिस पर वह अपने सही इरादे सबके सामने ला देती है और कहती है, मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि आप लोग अपनी बायोलॉजिकल बेटी को कंपनी का 15% शेयर दे रहे थे और वही मुझे 10%, और ऐसा मैं सहन नहीं करूंगी। और साथ में आपने मेरे फियांसे को भी उससे शेयर करने की बात की। मैं इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करूंगी और इसके लिए मैंने सोचा कि आप लोगों को अगर मैं रास्ते से हटा दूं तो सारी चीज़ें शॉर्ट हो जाएंगी। इस पर जैमी के पिता उसे कहते हैं, तुम्हें शेयर तो क्या, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। जब मैंने अपनी खुद की बेटी को घर से बाहर निकालने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लिया, तो तुम तो मेरी बायोलॉजिकल बेटी हो भी नहीं, तो तुम्हें भी मैं बहुत जल्दी यहाँ से निकाल दूंगा। और जैमी वहाँ से जाने लगती है, जिस पर उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं रुकती और कहती है, मेरा आपसे कुछ रिश्ता नहीं है, बस मुझे सच्चाई आपके सामने लानी थी। वह वहाँ से चली जाती है। उसकी माँ बैठकर रोने लगती हैं और हम देखते हैं कि इधर उसका बड़ा भाई कैमरे में देखता है कि जैमी जैक के साथ जा रही होती है और वह सबसे कहता है, मुझे पता था एक दूसरे से शादी कर चुके हैं। जिस पर भागती हुई उसकी स्टेप सिस्टर आती है और कहती है, मुझे पहले से ही पता था कि इसमें कुछ ना कुछ गेम तो ज़रूर खेला है और इसने मेरे फियांसे को भी मुझसे छीन लिया है। उसके बाद वह जैमी के पिता के पास जाती है और उन्हें ब्लैकमेल कर देती है एक वीडियो दिखाकर, जब उनकी एक बिजनेस डील थी और वह गलती से ज़्यादा शराब पी गए थे और वह किसी महिला के आसपास थे, और उस फुटेज को दिखाकर उन्हें ब्लैकमेल करने लगती है और कहती है, अगर आपने मेरा रिश्ता जैक के साथ नहीं करवाया और मुझे 15% शेयर नहीं दिया तो मैं इस फोटो को माँ को दिखा दूंगी। जिस पर उसकी माँ बोलती है, आखिर तुम किस फोटो की बात कर रही हो। जिस पर वह जवाब देती है, कुछ चीज़ों को भी सीक्रेट ही रहने दीजिए, समय आने पर उन चीज़ों के बारे में आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद सीन बदलता है। हम जैमी को जैक के साथ देखते हैं। वह अपने घर, जहां जैक की दादी बहुत ज़्यादा टेंशन में होती हैं। वह जैमी को देखते ही उसे बैठाती हैं और कहती हैं, तुम रिलैक्स रहो। फिर वह जैक के पास जाती हैं और उनसे बात करती हैं। तुम्हें पता है, हमारे घर में एक महिला आई थी और वह कह रही थी कि जैमी ने तुम्हें गलती से फंसाया है और उसकी पहले भी शादी हो चुकी है। जिस पर जैक हंसने लगता है और कहता है, इसलिए आप इतनी ज़्यादा टेंशन में बैठी हुई थीं। जिस पर जैक उनके सामने सब कुछ क्लियर करता है और तभी वहाँ पर जाकर उसकी सिस्टर भी बाहर आ जाती है और वह मुझसे पूछती है, क्या सच में जैमी ने किसी के साथ ऐसा किया है। जिस पर वे लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद हम लोगों और जैक को देखते हैं जो एक साथ कमरे में होते हैं। इनके बीच में रोमांटिक मोमेंट्स चल रहे होते हैं, जिस पर जैकलीन से कह रहा होता है कि वह एक पार्टी ऑर्गेनाइज करेगा और वह सबके सामने इस चीज़ को अनाउंस कर देगा कि आप उसकी शादी हो चुकी है, और ऐसा ही होता है। अगले दिन पार्टी ऑर्गेनाइज होती है। वहाँ पर जैमी की स्टेप सिस्टर भी होती है और सभी को लग रहा होता है कि वह जैक की फियांसे हैं और वह कितनी ज़्यादा लकी हैं, और सभी उसकी भर भर के तारीफ कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एंट्री होती है जैमी की। उन दोनों ने सिमिलर ड्रेस पहनी होती है और सभी को लग रहा होता है कि जैमी उसकी कॉपी कर रही है, और इसलिए इनकी बहस भी हो जाती है। लेकिन उसके बाद अनाउंस होता है कि जैक ने अपनी फियांसे के लिए एक बहुत ही खूबसूरत नेकलेस मंगाया, जिस पर जैमी की स्टेप सिस्टर बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है कि क्या उसे ये नेकलेस मिलने वाला है। और तभी वहाँ पर जैक आता है और उसके बाद जैमी की स्टेप सिस्टर उसे नेकलेस लेने जाती है, जिस पर जैक उसे कहता है कि तुम इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करती हो। वह सबके सामने कहता है कि मेरी वाइफ यहाँ है और उसके लिए मैंने यह मंगवाया। फिर वह अपनी वाइफ को नेकलेस देता है, सबके सामने उसे हग करता है और सभी को यह मोमेंट बहुत ज़्यादा रोमांटिक लगता है।
फिर तभी वहाँ पर उसके पेरेंट्स आ जाते हैं और वह लोग ये देखकर हैरान होते हैं कि जैमी ने उनके बिना ही शादी कर ली। वे लोग उससे गुस्से में होते हैं। इस पर जैमी की स्टेप सिस्टर अपनी माँ के पास जाती है और वह ऐसा प्रिटेंड कर रही होती है कि जैमी ने उसके फियांसे को चुराया, जिस पर उसकी माँ गुस्सा होने लगती है और उसे कहती है कि अपनी नौटंकी बंद करो और यहाँ से जाओ। और वह सबके सामने उसे बहुत गंदा डांट देती है और उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट कर देती है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और वह उसे पकड़ने के लिए आती है। फिर वह अपने पिता के पास जाती है और उनसे कहती है कि मैं वह फोटो सबके सामने ला दूंगी अगर तुमने मुझे यहाँ नहीं बचाया। जिस पर उसके पिता कहते हैं कि मैं तुम्हारे चक्कर में अपनी बेटी को अब और ज्यादा तंग नहीं करूंगा। और उसके बाद पुलिस उसे वहां से ले जाती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जैक और जैमी कमरे में अकेले होते हैं, जहां पर इनके बीच में क्लोज मोमेंट्स बन रहे होते हैं। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जैमी का एक्स बॉयफ्रेंड जैक से मिलने आता है और वह जैक से कहता है कि तुमसे मिलने से पहले जैमी के दिल में सिर्फ मैं था। तुम्हारे मिलने के बाद शायद अब तुम उसके दिल में आ गए हो, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी वह मुझसे प्यार करती है। और उसके बाद वह अपना रेड कलर का ब्रेसलेट उसे दिखाता है और कहता है, इसे देख रहे हो, ये जैमी ने स्पेशली मेरे लिए बनाया था। जिस पर जैक हंसता है और कहता है, उसने सिर्फ तुम्हारे लिए ब्रेसलेट बनाया था, लेकिन अब वह मेरे लिए कपड़े बनाती है। और उसके बाद वह अपना सूट उसे दिखाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि जैक भागकर जैमी के पास जाता है। उसे कहता है, तुम्हें पता है आज मुझे किसी ने परेशान किया। जिस पर जैमी बोलती है, किसने किया? और वह जैमी को हक करके बैठा होता है। जिस पर वह जवाब देता है, वह कोई और नहीं, तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड था। तुमने उसके लिए ब्रेसलेट बनाया था। वह उसे मेरे सामने फ्लेक्स कर रहा था। इस पर जैमी उसे समझाती है और कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, वह पागल है, तुम उससे दूर रहो। फिर जैक उसे किस करता है। इसके बाद सीन चेंज होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैमी जैक की बहन के साथ एक मंदिर में होती है। वह पूजा कर रहे होते हैं और पूजा करने के बाद वह वहां घूम रहे होते हैं। तभी उसकी बहन उसे बताती है, जैमी, तुम्हें याद है तुम 4 साल पहले यहाँ आई थी? जिस पर जैमी कहती है, मुझे नहीं याद। फिर वह उसे याद दिलाती है उस स्कूल का सीन, जहां उसका भाई उसे प्रपोज करने के लिए यहाँ आते रहते थे, लेकिन जैमी किसी वजह से यहाँ नहीं आ पाई थी। और उस दिन के बाद उसने अपना गेम बंद कर दिया था। और वह लड़की कोई और नहीं थी जिसे उसने अपना गेम बंद किया था, वह जैमी थी। यह बात सुनकर जैमी इमोशनल हो जाती है। फिर जैमी जैक को वहां बुलाती है और वह जैक की गले लगती है और कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि यह दोनों अपने बेडरूम में बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं और क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी हमें जैक जैमी को बताना शुरू करता है कि क्यों वह अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड नहीं है। और इसी के साथ हमें उनका स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जैक उसे बता रहा होता है कि कैसे उसकी माँ उसे अकेला छोड़कर चली गई थी। और जब उनसे मिलने गया था तो उनके पास एक छोटा सा बेबी था और उन्होंने कहा था कि यह भी सिर्फ उनका अकेला बेटा है, उनका जैक के साथ अब कुछ और रिलेशन नहीं है। और यह सब सुनकर जैक बिल्कुल टूट गया था। और उस मोमेंट पर उसे सपोर्ट करने के लिए सिर्फ जैमी ही थी। और जैमी ने उसे बहुत अच्छे से समझाया था कि उसे सिर्फ अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। और उसी दिन से जैमी से प्यार हो गया था। तब से जैक ने हमेशा से जैमी को फॉलो किया और उसने जैमी के लिए खुद को बहुत ज़्यादा चेंज किया। अब प्रेजेंट में वह उनसे शादी कर रहा है। इसके बाद अब लास्ट के सीन में दिखाया जाता है कि यह दोनों ऑफिशियल शादी कर रहे होते हैं, जहां पर ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी बड़े बड़े वादे करते हैं। और जैसे ही ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग